हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 29 और चैप्टर हमारा चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इनको ध्यान से समझेंगे, प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। पैरा डाइब्रोमोबेंजीन है, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन है। विच वन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट? तो पैरा आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्थो नहीं रखता हाई। रीज़न क्या है? बिकॉज पैरा आइसोमर इज symmetrical, it has symmetry in its structure, while ortho isomer doesn't have symmetry in its structure. So melting point इसका पैरा डाइब्रोमोबेंजीन का हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री। दिस फिट्स वेल इन क्रिस्टल लैटिस बेटर देन ऑर्थो आइसोमर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जूम करके आप इसको तैयार कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। यानी कि एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं विद द रिएक्शन क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, बट iodobenzene aryl iodides require presence of an oxidizing agent। क्यों ज़रूरत होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आयोडाइड बनाने के लिए? एराइल आयोडाइड को हम सीधे बेंजीन रिंग से आयोडीन की रिएक्शन से करा के नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो इसमें जो HI बनता है इस रिएक्शन में, बेंजीन रिंग आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयोडोबेंजीन बन गई और HI बन गया। तो ये HI का बनना क्या होता है, आयोडीनेशन रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाती है, बैकवर्ड भी जा सकती है रिएक्शन। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम इसको इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहे। इसलिए ज़रूरी है कि HI को रिमूव किया जाए रिएक्शन साइड से। तो HI को रिमूव करने के लिए इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे आयोडीन और 3H2O बनता है और इस तरीके से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाती है और आयोडोबेंजीन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, आप देखें। आयोडीनेशन रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, सो दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। To carry out the reaction in the forward direction, HI formed during the reaction is removed by oxidation of HiO3 is used as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिएक्शन आपको दिखी हुई है और रीज़न भी समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ लुईस एसिड्स इन प्रिपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स इन द डार्क। तो डार्क में लुईस एसिड का क्या रोल है जब हम इसकी एराइल ब्रोमाइड और क्लोराइड जब हम प्रिपेयर करते हैं तब। लुईस एसिड जो होते हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर आप देखें क्लोरीन की FeCl3 के साथ डार्क में, सनलाइट में होगा तो फिर सबसे अलग रिएक्शन होगी। अभी जब डार्क में होगा तो ये क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोफाइल यानी कि Cl+। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लुईस एसिड हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रिपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स इन डार्क। तो जब इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर हो जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब वो बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन रिएक्ट करती है तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें एक H जुड़ा हुआ है और एक Cl जुड़ा हुआ है और ये लास्ट में FeCl4 जो बन रहा है इस स्टेप में, इसका एक Cl लेके क्लोरोबेंजीन बन जाती है। ठीक है, तो क्या है, आप फिर से समझ लें मैकेनिज़्म में। लुईस एसिड जो होता है वो क्लोरीन या हैलोजन के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है और खुद किस में चेंज हो जाता है, FeCl4 में चेंज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग को अटैक करेगा यहाँ पर और एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें H और Cl दोनों जुड़े हुए होंगे बेंजीन रिंग पर। फिर FeCl4 इस H को, इस वाले H को ले जाएगा और FeCl3 और HCl में बदल जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ लुईस एसिड इन हैलोजिनेशन ऑफ एराइल इन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है,
तो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए एंड बी विल नॉट रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ NaBr एंड H2SO4। तो आपको क्या दिया जा रहा है, NaBr और H2SO4 का सॉल्यूशन मिक्सचर दिया जा रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है आपका, इस रिएक्शन में ब्रोमीन गैस निकलती है, ठीक है, और वाटर भी बनता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ इसमें। ठीक है, इसको जूम करके आप देखें तो NaBr और H2SO4 का जो मिक्सचर है वो NaHSO4, सल्फर डाइऑक्साइड और ब्रोमीन एंड वाटर ये प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हमारा ब्रोमीन वाटर बनता है, ये ब्रोमीन वाटर, इनमें से एक आपको दो एग्जांपल दिए गए, ए में है आपका प्रोपेनॉल और बी है आपको फिनॉल। तो फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन आप सबको पता है, फिनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, यहाँ पर देखेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जबकि प्रोपेनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जो ये रिएक्शन मिक्सचर है NaBr और H2SO4 का, ये रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रोमीन वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इसी कारण से NaBr और H2SO4 के मिक्सचर के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का एक वाइट PPT बनाता है, जबकि प्रोपेनॉल इसको रिएक्ट नहीं करता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर वेरी लो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स को अगर हम पानी में मिलाएं तो ये लेस सॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ये फैक्ट है। अब रीज़न क्या हो सकता है, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी जो कंपाउंड है, वो अगर वाटर में सॉल्युबल है तो क्या करेगा, ये पहले तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना उसको आना चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनेगी जब ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, यानी वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करे और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, तब वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो ऐसा इसमें हेलो एल्केन्स के केस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न यहाँ से देखें। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड वाटर is very less than the original bond present in water. Hence the solubility of haloalkane is low. तो आप ये समझ लीजिए हेलोएल्केन्स है और वाटर के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी वो क्या है, बहुत ही लो है, इतनी कम है कि ये जो वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में के लिए बहुत ही कम है, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो आप जूम करके इसका आंसर फिर से पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं कि हेलो एल्केन्स और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता है तो उसमें एनर्जी इतनी कम रिलीज़ होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए काफ़ी नहीं होती है, इसलिए हेलो एल्केन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपाउंड ए with molecular formula C4H9Br is treated with aqueous KOH solution. The rate of this reaction depends upon the concentration of compound A only. तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हुए चल रहे हैं। तो पहले हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसका फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, उसको आप समझेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो दोबारा से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए ये यहाँ से शुरू कीजिए। विद मॉलिकुलर फार्मूला C4H9Br, C4H9Br मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जूम करके देखेंगे आप। रिएक्ट्स विद एक्वस KOH, ये एक्वस KOH यहाँ पे लिख दिया है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ए ओनली। तो दिस जो रेट है वो केवल ए पर डिपेंड कर रहा है, यानी
यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, वन मॉलिक्यूलर पे डिपेंड कर रहा है, तो SN1 रिएक्शन है। व्हेन अनदर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बी, इसी का दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर है बी, बी जो है एक ऐसा आइसोमर है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, जब वो KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो रेट इस रिएक्शन का जो रेट है वो कंपाउंड बी और KOH दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड एंड KOH बोथ। इसका मतलब ये SN2 मैकेनिज्म हो गई। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है कि आपको डायरेक्ट ये नहीं बताया है कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, आपको केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करते हुए ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा ये देखिए। तो जब आपको बता दिया कि रेट जो है वो एक ही मॉलिक्यूल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करिए तो ये SN1 मैकेनिज़्म हुई, और जब दो पर डिपेंड करिए तो SN2 मैकेनिज़्म हुई। आपको ये भी पता है जब SN1 मैकेनिज़्म होती है तो यूनिमॉलिक्यूलर है वो रिएक्शन जिसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ये जब कार्बोकैटायन इस तरीके का 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, टी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, तो ये जो होगा वो SN1 मैकेनिज़्म को सपोर्ट करेगा। जबकि SN2 मैकेनिज़्म क्या होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन के जरिए होती हैं। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब वो प्रश्न जो पूछा है हमसे, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बोथ A एंड B। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें लिखना है। आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड विच वन विल बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन आपको किस इसमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेगा। तो वन बाय वन देख लेते हैं। जब ये A जो एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो प्रोडक्ट है वो SN1 मैकेनिज़्म से जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्शरी ये जो है वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो टर्शरी में हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये टर्शरी कार्बन हो गया। अब टर्शरी कार्बन है तो ये CH3 हमारा जो फार्मूला है वो C4H9Br है। तो ये हमने यहाँ पर Br भी लगा दिया। अब हम 4 कार्बन हो गए हमारे, H कितने हो गए 3 9H हो गए। तो ये हमारा SN1 मैकेनिज़्म जिसके थ्रू चल रही है टर्शरी, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला A हमें मिल गया। ठीक है, इसमें अब वो कहता है कि B का फार्मूला क्या होगा। तो B आपको दिया जा रहा है जो कि है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि और ये टर्शरी नहीं है। दो चीज़ें क्लियर हो गई ना, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है और SN2 मैकेनिज़्म से जा रहा है, तो SN1 मैकेनिज़्म अगर टर्शरी में तो ये टर्शरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करने के लिए दिखाया भी है। SN1 मैकेनिज़्म में जो A होगा वो टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड होगा, जिसका हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है वही मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, और टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया ये, इसका IUPAC नेम 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया। SN2 मैकेनिज़्म में B ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बताया जा रहा है, नॉट टर्शरी नहीं है, तो इट शुड हैव, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब ये कायरल एटम होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन करेंगे वो आप देख लें कि एक तो ये C है और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें कायरल सेंटर होगा। ठीक है, कायरल सेंटर है तो CH एक C हो गया, एक C ये हो गया, टर्शरी नहीं है ये। ठीक है, तो आपका मतलब ये हुआ कि एक हो गया आपका H और एक हो गया Br। टर्शरी अगर मैं तीसरा, एक तो Br है ही है क्योंकि फार्मूले में Br दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर भी कार्बन लिख देती तो वो टर्शरी हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन ना लिख के मुझे H लिखना चाहिए। लेकिन इस ऐसा लिखने से हमारे पास एक कार्बन की अभी कमी है, C4 होना चाहिए। तो C4 कैसे होगा, इसका ही एक जो है वो C अटैच हो जाएगा, यानी कि अब ये जो ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप है, CH3 CH2
और ये जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है, और ये हमारा फार्मूला C4 1 2 3 4 C4H9 3 2 5 एंड 3 8 एंड 4 ये 1 9 C4H9 Br हो गया। यानी अब ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमाइड और एक H है। यानी ये जो कार्बन हो गया वो कायरल कार्बन हो गया। और ये 2 डिग्री कंपाउंड है, 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ये बी कंपाउंड का है। बी कंपाउंड SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तब ये क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी होगा, इसको फटाफट समझ लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट जो ए कंपाउंड है ये जब KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका SN1 मैकेनिज्म से ये टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, टी ब्यूटाइल अल्कोहल, और KBr बन रहा है। इसका जो रेट है वो केवल एक ही सिंगल यूनिमोलिकुलर हुआ SN2 मैकेनिज्म है। ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बी पार्ट पे अगर हम जाते हैं, बी पार्ट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो रिएक्शन जब होगी, जैसे स्ट्रक्चर हमने कैसे डिटरमाइन किया वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो ये सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड है, यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है। KOH से रिएक्ट करेगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। रेट जो है K 2 पर डिपेंड कर रहा है, B पर और KOH पर। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस विल इन्वर्टेड। अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव देखिए C2H5 CH3, ये मैंने इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। जब इस पर ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो ये ब्रोमाइड एक तरफ से ये जुड़ेगा और एक तरफ से ब्रोमाइड हटेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो पार्ट है वो इन्वर्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्ट हो गया तो फार्मूला तो वही है, लेकिन इन्वर्जन से ये दूसरा एनांशियोमर बन गया। तो ये वेल्डन इन्वर्जन है, जिसमें इसे हम वेल्डन इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इन्वर्ट हो रहा है और ऑप्टिकली एक्टिव एक एनांशियोमर दूसरे ऑप्टिकली इन्वर्टेड दूसरे एनांशियोमर में चेंज हो रहा है ओनली बाय द इन्वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज कॉल्ड वेल्डन इन्वर्जन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसमें मैकेनिज्म भी है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म भी है, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर भी है। और इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर है तो इसे वेल्डन इन्वर्जन क्यों कहते हैं? जब एक एनांशियोमर दूसरे एनांशियोमर में कन्वर्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये वेल्डन इन्वर्जन कहलाता है। और ये जो है किस में हो रहा है? SN2 मैकेनिज्म में हो रहा है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाइड्रो कार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर मास 72 ग्राम पर मोल गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एंड 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑन फोटोक्लोरिनेशन गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास है 72। ठीक है, और ये जो है मोलर मास 72 है। तो आप देखें, हम कार्बन होता है 12, तो हम ये देख सकते हैं कि कितने कार्बन वाला होगा। हाइड्रोकार्बन है तो CnH2n प्लस 2 से हम शुरू करेंगे, एल्केन से। अगर ये नहीं होगा तो फिर CnH2n देखेंगे, और ये भी नहीं होगा तो CnH2n माइनस 2 देखेंगे। तो C12 अगर है तो 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 1 जा 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा कितना हो जाएगा? 12 6 जा 72। तो C6 तो हो नहीं सकता, है ना। C6 हो जाएगा तो 72 तो C6 में ही हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? C5 हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए बचना चाहिए, हाइड्रोजन के लिए भी मोलर मास बचना चाहिए। तो C5 और CnH2n के फार्मूले से देखें, ये हो गया H12।
तो C5 हो गया 60 और H12 हो गया 12, यानी कि 72 इसका मोलर मास हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको मोलर मास दिया है और आपसे डिटरमाइन कराया जा रहा है कि क्या हो सकता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब ये तो समझ में आ गया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C5H12। अब जिसको हमने यहाँ पर दिखाया भी है, जो मैंने अभी ऊपर समझाया वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। तो अब इसको C5H12 ये अल्ट्रावायलेट रेज में, ठीक है, फोटो क्लोरीनेशन हो रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो एक तो ये बना रहा है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और 2 बना रहा है ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर आप देख लें। तो C5CH3 इसको मैं साफ साफ लिखती हूँ, CH3 CH3 और CH3। अगर ये क्लोरीनेशन होगा तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव यानी कि एक H रिप्लेस हो जाए यहाँ से, तो CH2 बन गया और Cl बन गया। तो ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक ही बनेगा। क्यों? अगर यहाँ पर ना हो के यहाँ हो तब भी वही सेम स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ हो तब भी सेम स्ट्रक्चर आएगा, और यहाँ पर अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो भी सेम स्ट्रक्चर आएगा। यानी कि किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को अगर ये रिप्लेस कर रहा है तो स्ट्रक्चर यही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव और देख लेते हैं। तो ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गया और 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव क्या हो गया ये। इसको फर्दर हम करेंगे, यहाँ पर देखिए ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गया, CH2Cl बना, और 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव में CHCl2 बन गया, ठीक है। तो अब चाहे आप कहीं से भी करें स्ट्रक्चर आपका यही बनेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ गए होंगे। इन क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।